हेलो फ्रेंड्स, हम आपके सामने एक बार फिर आ गए हैं। अब तो आप हमसे फेमिलियर भी हो चुके हैं और आप ये भी जान चुके हैं कि हम किस तरह से हर प्लेयर को बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं कि आखिर इस बार कौन कितना तेज भागेगा, कौन क्या परफॉर्म करेगा। मगर है तो सब अटकलें ही। हम तो केवल यही बता सकते हैं, उसके बाद जो चले या ना चले वो तो बात अलग। मगर हमारे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं, ये यहीं से पता चल रहा है कि हमारी ये जो प्रोग्राम है, हमारा शो है, इसको अच्छे से व्यू किया जा रहा है, रिव्यूज भी आ रहे हैं, डीएम भी आ रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 3 बात करेंगे लखनऊ और गुजरात की। ये दोनों टीम्स थी तो नहीं, मगर धमाल बहुत बचाया पिछले 1-2 सालों में, आपने देखा इन्होंने आईपीएल में। तो मेरे दोनों क्रिकेटबाज राहुल और रोहन मेरे साथ हैं और सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ सुपर जेंट्स। राहुल, लखनऊ का क्या स्क्वाड रहेगा? ये लखनऊ का स्क्वाड इज एज फॉलोज। अब्दुल समद हमारे जम्मू कश्मीर के, एडन माकरम, आकाशदीप, आकाश सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, आर्यन जुयाल, आवेश खान, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, दिग्वेश सिंह, हिम्मत सिंह, एम सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रेड्सकी, मयंक यादव, मिच मार्श, मोहसिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, राजवर्धन हंगरगेकर, रवि बिश्नोई, ऋषभ पंत, शहबाज अहमद, शमार जोसेफ, युवराज चौधरी। रोहन, ये क्या हो गया यार? ये सारी टीम नई ले ली लखनऊ ने। कहाँ केएल राहुल जैसे दिग्गज थे, ये नई टीम कैसे देख रहे हो आप इस टीम को? बिल्कुल बिल्कुल भैया, इस टीम में तो इन्होंने ओवरसीज स्लॉट्स भी अपने पूरे फिल नहीं करे हैं। 8 ओवरसीज स्लॉट्स आप फिल कर सकते हो, इन्होंने सिर्फ 5 ही फिल करे हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ऋषभ पंत के आने पे और मिचेल मार्श के आने पे, ये दो ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनके आने पे टीम आपको शायद अच्छी ही लगेगी। तो हाँ, प्लेयर्स बहुत चेंज हुए हैं, पर आप इनकी स्ट्रेंथ देखें तो वो इनकी बॉलिंग है। इनकी बॉलिंग है, जो इनकी पूरी पेस अटैक है वो इंडियन है। चाहे आप मोहसिन खान देखें, चाहे आप मयंक यादव देखें, चाहे आप अवेश खान देखें, या चाहे आप आकाशदीप देखें, चारों ऑल इंडियन पेसर्स हैं। पर चारों के इंजरी कंसर्न्स हैं। वो इंजरी कंसर्न्स को इन्हें मैनेज करना पड़ेगा, वरना मेरे को टीम अच्छी लग रही है। मिलर का एडिशन एक बहुत अच्छा एडिशन है। आयुष बदोनी अब ऊपर भी बैटिंग करेंगे, उनका पिछला साल भी अच्छा था। तो टीम चेंज पूरी ही हो गई है। इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे भैया तो शॉर्ट नहीं है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन इनका अभी थोड़ा सा अभी इनका डाइसी भी है, क्योंकि अभी इनको पता नहीं किससे ओपन कराया। अभी जैसे मैथ्यू ब्रेड्सकी आ रहे हैं और इंडियन स्टार भी कोई ओपनर नहीं है, लेकिन एक बंदा जो ओपनिंग कर सकते, जिनको अभी तक फिनिशर का रोल दे रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद भी, अब्दुल समद। मैं उनके साथ खेला हुआ हूँ जब वो स्टेट खेले थे, और आप यकीन नहीं करेंगे, टेस्ट मैच में टॉप 5 फास्ट 50s में से 4 उनके नाम थे और वो ओपनिंग करते थे। तो ये यही दिखाता है कि वो एक ओपनिंग अटैकिंग बैट्समैन है, और उनको लोअर डाउन दी ऑर्डर भेज के एक वो अननेसेसरी प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है कि आपको सिर्फ मारना है। और जो कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो जाते ही मार नहीं पाते हैं, लेकिन एक फ्रीडम टू हिट अलग होता है जब वो ऊपर आते हैं ऑर्डर में, जैसे ओपन कर सकते हैं वो। तो वहां पर किसी तो राहुल, मुझे लगता है समद को सही से यूज कर सकती है लखनऊ, अगर चाहे तो कर सकती है। उन्होंने तो एलएसजी से केएल राहुल नहीं यूज हुआ ठीक से, तो समद को अगर वो यूज कर ले, पता नहीं, फिर तो भगवान पे ही है। अच्छा, ये दिक्कत का है क्या आ रही है? लखनऊ पूरी टीम बदल डाली, वो कहते हैं ना सबके बदल डालेंगे, सारी टीम बदल डाली। अब क्या इस टीम को अच्छे से यूज कर पाएगी लखनऊ? और ये बहुत डिपेंड कर लखनऊ को जहां पर चेंज लाने की जरूरत पड़ी थी वो उनकी बैटिंग में। देखिए आप, ऐसा है, लखनऊ पिछले 3 साल से वाज डूइंग डिसेंट, पहले डिसेंट, और उन्होंने जो उनके प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते उनको रिटेन करके रखा हुआ है। जैसे मोहसिन खान 3 साल से बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, मतलब इंडिया का अभी तक कॉल अप क्यों नहीं आया, मैं भी सरप्राइज हूँ, लेकिन 1 साल इंजरी कंसर्न की वजह से मिस होता है, लेकिन बहुत ही अच्छे और यूटिलिटी के फास्ट बॉलर हैं। उसके साथ अभी हाल फिलहाल में स्पीड स्टार मयंक यादव, जो पेस के साथ एक्यूरेट भी हैं, उनके लाइन और लेंथ से भी वो विकेटें निकाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विकेट्स निकाल रहे थे पिछले सीजन भी। और फिर कुछ स्पिनर्स लाइक एम सिद्धार्थ जो ओपनिंग स्पेल भी डाल लेते हैं फ्लैट इन स्विंगर्स डाल के। तो ये एक अच्छी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा तो रहे हैं, लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ऋषभ पंत के सिवाय देयर इज अ लैक ऑफ इंडियन स्टार्स इन दिस टीम। अच्छा, ऋषभ पंत एक बहुत बड़ी ऑक्शन खबरों में रहे कि इतने महंगे बिके और खरीदा लखनऊ ने। क्या देखते हो ऋषभ पंत को आप इस पर? ऋषभ पंत देखो, T20 क्रिकेट में आप अगर उनके नंबर उठा लो भैया, टेस्ट में उनका कोई डाउट नहीं है।
ओडीआई तो खैर वो अभी तक खेले नहीं है, लेकिन टी20 में उनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं। आईपीएल नंबर्स, टी20 नंबर्स कहीं ना कहीं उनको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एलएसजी की टीम मेरे को लगता है उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। अब वो दिल्ली से 5-6 साल खेले, यहाँ पे आ गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है अपने आप को एज अ कैप्टन एक्सप्रेस करने की। और टीम के मेन प्लेयर है, क्योंकि जैसे राहुल ने कहा पहले कि ज़्यादा बैटिंग में इंडियन स्टार्स नहीं है, आप रिलाई कर रहे हैं हेविली निकोलस पूरन, डेविड मिलर और मिचेल मार्श पे, तीनों फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो आप और ऊपर भी आप माकरम को या ब्रेट्सकी को खिलाएंगे, तो आपके सारे ओवरसीज स्लॉट्स बैट्समैन में फिल है। तो और आपने 5 ही ओवरसीज रखे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके इंडियन प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। और वहां पे आप देखें तो ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन 3 पे 4 पे बहुत यूजफुल हो सकते हैं। मेरे को लगता है थोड़े ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो गए, क्योंकि जहां ऑक्शन में आपको केएल राहुल 14 करोड़ के मिल रहे हैं और ऋषभ पंत उसी के डबल 28-27 करोड़ के मिल रहे हैं, तो उतना तो आप चाहे जितना बड़ा बैट्समैन हो, कोई डाउट नहीं है, जितना बड़ा विकेट कीपर कैप्टन हो, 28 करोड़ मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही है। मेरे लिए भी ज्यादा ही है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि वो टेस्ट क्रिकेट में अटैकिंग खेलते हैं, तो इसका मतलब टी20 में भी खेलेंगे। इसके हिसाब से तो सरफराज खान भी बिकने चाहिए थे। 28 करोड़ में 2 अच्छे प्लेयर्स मिल सकते थे लखनऊ को, है ना। तो मुझे लगता है चलिए, मगर ऋषभ पंत की जितनी ज्यादा कीमत लगाई गई है, जितनी बोली पे वो बिके हैं, उसके बदले में ऋषभ पंत लखनऊ को क्या देंगे, क्या सर्व करेंगे, ये वाकई में हम तीनों के लिए सोच से बाहर है कि इतना क्या कर पाएंगे। कैप्टन कौन रहेगा? तो ऋषभ पंत ही रहेंगे, इतना लगा है। और लखनऊ में एक वैकेंसी थी कैप्टन की, तो उन्होंने इंडियन कैप्टन ही पकड़ा है और जो कंसिस्टेंटली खेलेंगे टीम में। लेकिन 27 करोड़ फॉर मी वाज टू मच। बट चलो टीम बन गई इनकी, वहीं पर वो एक फॉरेन बॉलर पे भी लगा सकते थे, क्योंकि इंडियन बॉलिंग इनकी अच्छी तो है लेकिन थोड़ी इनएक्सपीरियंस है। थोड़े एक एक्सपीरियंस फॉरेन बॉलर के साथ जा सकते थे ये इस टीम। हालांकि इन्होंने एक फॉरेन बॉलर रखा है शमार जोसेफ के नाम पे, जो कि अभी रॉ है, शमार अच्छे बॉलर, एक्सपीरियंस और थोड़े रॉ है, वो बहुत अच्छे बॉलर है। मैंने भी उनको टेस्ट में देखा है, अभी हाल फिलहाल कुछ टी20 लीग्स और टी20 सीरीज में भी अच्छा करके उभर रहे हैं वो एज अ टी20 बॉलर भी। लेकिन अभी भी वो हमारे इंडियन बॉलर्स के साथ थोड़े कच्चे हैं अभी, तो यहीं पर एक लैक ऑफ फॉरेन। अच्छा, अभी भी लखनऊ के साथ साथ हम तीनों भी कंफ्यूज हैं कि इनके ओपनर्स कौन होंगे। मगर यार मुझे एक चीज और लग रही है कि इनका मिडिल ऑर्डर भी कोई बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है। अब ये कैसे खिलाते हैं, कैसे बनाते हैं? मिडिल ऑर्डर इनका अच्छा है, क्योंकि डेविड मिलर, किलर मिलर बहुत ही सीजन प्लेयर हैं, और हमेशा जब भी कोई भी टीम आपकी चोक कर रही होती है, अंडर प्रेशर होते हैं, ये बंदे कभी भी अंडर प्रेशर नहीं आते। ये हमेशा एक बड़ी इनिंग्स या स्ट्रॉन्ग इनिंग्स डिलीवर करके देखते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड कप फाइनल में आपका कहना है कि एडन मार्करम और मिलर पे ज्यादा डिपेंड रहेगा। एडन मार्करम का भी देखिए, वो पता नहीं वो स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो करते वो भी एक बहुत बड़ी स्टील है, क्योंकि एडन मार्करम एक बहुत सॉलिड प्लेयर है जो अटैक भी करते हैं और एंकर भी करते हैं, तो वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो इतने ज़्यादा माने नहीं जाते हैं टी20 एज अ टी20 प्लेयर, तो शायद उनका स्टार्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन गिवन इनकी बॉलिंग इंडियन डोमिनेटेड है, तो ये बैटिंग में रिलाई कर सकते हैं ऑन फॉरेन प्लेयर्स, जहां पर ये एडन मार्करम को यूज कर सकते हैं अच्छे से। और भैया मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़े इनके मैच विनर रहेंगे वो तो कोई डाउट ही नहीं है, निकोलस पूरन। और निकोलस पूरन को एलएसजी जो गलती करती है एलएसजी जो गलती करती है कि उनको 5 या 6 पे खिलाती है, वो नहीं करना चाहिए। निकोलस पूरन अपने नेशनल साइड के लिए भी, वेस्ट इंडीज के लिए 3 पे बैटिंग करते हैं। एंड अगर पावर प्ले में निकोलस पूरन, क्योंकि वो वैसे प्लेयर है जो फेयरलेस है, वो अटैक करेंगे या छक्के चौके मारते हैं, सिंगल डबल भी उनको लेना आता है, इनिंग्स भी बिल्ड करना आती है। तो निकोलस पूरन वैसे प्लेयर है जो आपको 36 बॉल में 70-80 रन मार के दे सकते हैं। और जितनी ज्यादा बॉल्स निकोलस पूरन खेले उतना बेटर है, बिकॉज ही इज प्रोबेबली द बेस्ट टी20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से तो निकोलस पूरन भी आपके कैप्टन प्रोस्पेक्ट थे, उसकी जगह 27 करोड़ ऋषभ पंत को देने की जगह आप निकोलस पूरन को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी कीपर और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, सेम रोल जो ऋषभ पंत ही कर रहे हैं। अब बात शायद ये आएगी कि वो कैप्टनसी का प्रेशर लेके खेलेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत है। एमआई न्यूयॉर्क के लिए जो एमएलसी में उन्होंने कैप्टन की पारी खेली थी कुछ 120 रन की फाइनल में, जो कैप्टन के तौर पे ही खेला था उन्होंने, तो ये तो गलत होगा कहना कि अगर वो कैप्टनसी के प्रेशर में आके एज अ बैट्समैन नहीं चलेंगे। तो कहीं ना कहीं 27 करोड़ ऋषभ पंत को देके वहां पर आप 3 सीजन प्लेयर्स और ले सकते थे। बट अब लखनऊ की कॉल है, मैं क्या करूं, मैं मैनेजमेंट में थोड़ी ना। अच्छा, बात यह मेरे दोनों क्रिकेट बाजों से अपने यही सवाल है कि यार मैं बहुत नए चेहरे देख रहा हूं जिनके बारे में मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है। दिग्वेश सिंह, हिम्मत सिंह, एम सिद्धार्थ तो और प्रिंस यादव, आप इनको कैसे देख रहे हो? हिम्मत सिंह को मैं भैया मानता हूं, अपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत मेहनती आदमी है।
बहुत ओके, टाइम से अच्छा। खेलते आए, बहुत टाइम से क्रिकेट के सर्किट में रहे हैं। एंड रिसेंटली वो सैयद मुश्ताक अली में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। इवन जेएनके के अगेंस्ट भी वो मैन ऑफ द मैच की पारी अच्छा। खेली उन्होंने। डीपीएल दिल्ली प्रीमियर लीग में विनिंग कैप्टन, बहुत ही बहुत बढ़िया सीजन रहा उनका। तो हिम्मत सिंह एक ऐसे हैं बंदे हैं जो आरसीबी के लिए कुछ साल पहले लिए गए थे, लेकिन बीच में वो कहीं गायब हो गए थे। अब वो ही क्या कहते हैं बहुत मेहनत करके आए हैं और बहुत He's back. एक्सपीरियंस के साथ भी वो आते हैं। वो यंग प्लेयर नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। 20s में है, लेकिन T20 का बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें, तो वो एक अच्छी एडिशन है। तो बाकी ये प्रिंस यादव या इनके बारे में क्या ख्याल है? एम सिद्धार्थ है, दिग्विजय सिंह एम है। सिद्धार्थ एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इस साल भी खेले थे। तो उनकी जो ओपनिंग स्पेल भी डालने की एक एबिलिटी है ना, कि वो फ्लैट एंड स्विंगर्स डालते हैं, बॉल टर्न भी कराते हैं, पर पावर प्ले में डालने वाला स्पिनर लेफ्ट आर्मर आपको हमेशा बहुत ज्यादा कीमती है। तो एम सिद्धार्थ भी एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं इस टीम में। एक और यंग टैलेंट जिन्होंने इन पे थोड़ा इन्वेस्ट करने की कोशिश करी है, मैं देख रहा हूँ, वो अर्शिन कुलकर्णी है। मुंबई महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में वो बहुत लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे कुछ साल पहले। हालांकि अभी 19 और पिछले साल का आईपीएल उनके लिए इतना ग्रेट नहीं रहा, लेकिन अभी भी यंग है। तो एक जैसे कहते हैं ना, राजस्थान ने भी सूर्यवंशी पे इन्वेस्ट किया है फॉर लॉन्ग टर्म, तो एलएसजी ने भी कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखा है अर्शिन कुलकर्णी। और कहीं ना कहीं आपको, अगर जैसे आपका ओपनिंग स्लॉट पे सॉर्टेड नहीं है, तो आप अर्शद कुलकर्णी के साथ ट्राई कर सकते हैं कि आपको नीचे कोई बॉलर खिलाना हो या अकरम को मिडिल ऑर्डर में खिलाना हो। अच्छा, बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो किस पे ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है इस टीम में? बॉलिंग में मेरे को लगता है भैया कि मोहसिन खान एंड मयंक यादव, अगर ये दोनों फिट हैं, इफ दे बोथ आर फिट, देन कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे क्वालिटी के इंडियन पेसर्स है। अवेश खान पे भी मेरे को डाउट नहीं है, क्योंकि यॉर्कर्स डालते हैं, स्लोअर वन भी है और आरआर के लिए अच्छा भी किया। मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एसेट है इस टीम के। रवि बिश्नोई एक ऐसे बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, और कहते हैं वो एक ऐसे स्पिनर है जो फास्ट बॉलर के मेंटालिटी के साथ बॉल डालते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल भी देखिए, बांग्लादेश को उन्होंने ऐसे तंग करके रखा था और उनके मुंह में घुसे हुए थे, जैसे लाइक इज अ फास्ट बॉलर। अनिल कुंबले की याद आ गई बेसिकली। तो एक फास्ट बॉलर मेंटालिटी के साथ, फाइटर मेंटालिटी के साथ रवि बिश्नोई बॉलिंग करते हैं। और T20 का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, गुगली भी है, लेग स्पिन भी है, हेवीली अपने गुगली पर रिलाई करते हैं, लेकिन वो एक बहुत मुश्किल बॉल होती है रीड करने के लिए एज अ बैट्समैन। तो इसका मतलब है कि लखनऊ को हम कहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट 4 के हिसाब से, या अभी दूर है लखनऊ? फर्स्ट 4 थोड़ा मुश्किल है। फर्स्ट 4 मुश्किल है भैया। मेरे को लगता है कि 6-7 रेट करूंगा 10 में से मैं इस टीम को। टॉप 4 अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ओपनिंग कॉम्बिनेशन सॉर्टेड नहीं है, बहुत हैवी रिलायंस है पूरन और पंत पे, मिलर पे भी, और इंडियन स्टार्स उतने नहीं दिख रहे इस टीम में। बॉलिंग में है, पर बॉलिंग में भी जो इंडियन स्टार्स है ना, वो कहीं ना कहीं अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, और इंजरी कंसर्न्स भी है मयंक यादव और मोहसिन खान के साथ बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा जादू चल गया तो ये 4-5 पे आ सकते हैं, मगर वैसे इनको हम 6-7-8 पे। मैं लखनऊ को इस सीजन के लिए इतना हाई रेट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ ये इनएक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन अच्छे प्लेयर्स हैं जो आगे जाके, क्योंकि ये टीमें अभी 3 साल के लिए ऑक्शन हुई है, तो कहीं ना कहीं 2 या तीसरे साल में ये अच्छी टीम बन के आ सकती है। लेकिन फॉर द सीजन ऑफ 2025 अभी मैं इनको टॉप 4 में नहीं देखता। अच्छा, अब आपने 3 फेवरेट्स बता देते हैं जरा लखनऊ से, रोहन। तीन मेरे फेवरेट्स, एक तो सबसे ऊपर निकोलस पूरन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मेरे को लगता है बहुत अच्छा वो करेंगे, मेन प्लेयर इस टीम के। एक मैं देखता हूँ रवि बिश्नोई, लेग स्पिनर हमेशा काम आता है और बहुत अच्छे स्पिनर है, इंडिया के वन ऑफ द मेन स्पिनर है फिलहाल T20 में। तीसरा देखो, आप ऋषभ पंत के बियॉन्ड देख नहीं सकते। अगर वो किसी भी टीम में हो तो ऋषभ पंत तो होंगे ही, विकेट कीपर है, कैप्टन है, और 500-600 रन का सीजन आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी। तो मेरे ये 3 नाम। राहुल, आपका टेक? मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला, रवि बिश्नोई तो है, और उसके साथ साथ होंगे निकोलस पूरन, नंबर 1 T20 बैटर, रैंकिंग में नहीं बट ऑल ओवर वर्ल्ड वो परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ही धाकड़ बैट्समैन है। उसके बाद मेरे फेवरेट किलर मिलर, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, कभी भी चोक नहीं करते, रेयरली मैंने उनको चोक करते हुए देखा। 2015 से लेकर अभी तक कंसिस्टेंटली, साउथ अफ्रीका हो या कोई भी लीग टीम हो, उनके लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक चौथा नाम लेना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम में और बहुत अच्छी बाय है, मिचेल मार्श। बिल्कुल बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, और बॉलिंग में भी आपको 2 या कभी कभार 4 ओवर भी डाल के आपको अच्छी स्पेल दे सकते हैं विद सम विकेट्स। तो मैं अगर अपने फेवरेट्स की बात करूं तो मैं एडन मार्करम, मिचेल मार्श और रवि बिश्नोई, मैं ये 3 को चुन रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये तीनों परफॉर्म करेंगे। बाकी रवि बिश्नोई में तो हम सब ने ही ऑलमोस्ट अपना
100% लगाया है और मुझे लगता है रवि बिश्नोई इस टीम को बहुत मदद करने वाले हैं, ये टीम जितने भी ऊपर जाएगी ग्राफ में। तो लखनऊ की तो हमने बात की, अब हम चलते हैं गुजरात टाइटंस की बात करते हैं। गुजरात टाइटंस जो जैसे ही आई थी टीम स्क्वाड में तो धमाल मचा दिया था उन्होंने परफॉर्म करके, मगर गुजरात की टीम भी इस बार बहुत बदली सी नजर आ रही है। तो राहुल, गुजरात की स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। गुजरात की स्क्वाड है, स्टार्ट्स विद अनुज रावत, गेरल्ड कॉटजिया, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बरार, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जॉश बटलर, कगिसो रबाड़ा, करीम जन्नत, कुलवंत खिजरोलिया, कुमार कुशाग्र, महिपाल लोमरोर, मानव सुथर, मोहम्मद अरशद खान, मोहम्मद सिराज, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शर्फीन रदरफोर्ड, कैप्टन शुभमन गिल एंड वॉशिंगटन सुंदर। तो रोहन, क्या रेट कर रहे हो आप गुजरात को इस बार? देखो टीम भैया अच्छी है, बैलेंस्ड लग रही है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आपके जो बैटिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक अभी शायद लग रही है। क्योंकि देखो मैं इनके आपको टेंटेटिव 11 जो मैंने बनाई है बताता हूँ, आप एक बार उसके हिसाब से देखिए कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपन करेंगे। मेरे को लगता है बटलर अब अपनी नेशनल साइड के लिए भी 3 पे खेल रहे हैं, तो बटलर शुड प्ले एट 3 मेरे हिसाब से, वो मिडिल ऑर्डर में रोल लेके। तो और उसके बाद आप देखो भैया यहाँ पे बटलर 3 पे है, 4 पे आपके पास खास ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि रदरफोर्ड या फिलिप्स में से आप जिसको भी खिलाएंगे उसको आप 4 पे बैटिंग तो नहीं कराना चाहेंगे। तो आप और शाहरुख खान और राहुल तेवतिया भी 4 के प्लेयर नहीं है, 5, 6, 7 के प्लेयर है। तो आपको 4 पे यहाँ पे फिर वॉशिंगटन सुंदर को प्रमोट करना पड़ेगा। और वॉशिंगटन सुंदर को कभी टॉप ऑर्डर पे टीम्स खिलाती नहीं, बट उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, वो इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं, छक्के चौके भी लगा सकते हैं। उसके बाद हिटिंग जो इनकी है वो स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है, क्योंकि राहुल तेवतिया आइस कोल्ड है, इनके लिए कहीं से भी मैचेस जिता के दिए हैं गुजरात टाइटंस को। मतलब ऐसी सिचुएशन से जहां पे मैच जीतना मुश्किल था वहां से तेवतिया ने जिताया है। उसके बाद शाहरुख खान खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में, उनके पास भी एक एक्सप्रेस करने की अपने आप को अपॉर्चुनिटी है यहां पे। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ग्लेन फिलिप्स, रदरफोर्ड या करीम जन्नत में कौन खेलता है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो आप करीम जन्नत के साथ जाइए, वरना शर्फेन रदरफोर्ड आजकल अभी अबू धाबी T10 में मैंने देखा 10 ओवर के मैच में उन्होंने 100 रन लगाए हैं 40 बॉल में। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, तो उनके साथ आप स्टार्ट करिए, या फिलिप्स का जिसका भी। बॉलिंग इनकी एक बहुत अच्छी लिंक है, क्योंकि वहां पे आपके पास राशिद खान है, कगिसो रबाड़ा है, मोहम्मद सिराज है और प्रसिद्ध कृष्णा है। या प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आप ईशांत शर्मा के एक्सपीरियंस के साथ भी जा सकते हैं, जो कि अभी मैं फॉलो कर रहा हूं, बहुत हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी फिटनेस। मेरे हिसाब से ये टीम अच्छी तो है, अच्छे प्लेयर्स भी लेके आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस इन द स्क्वाड। कहीं ना कहीं इनका बैलेंस 11 में एक बैलेंस नहीं बैठ रहा। ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास एक ही पोजीशन में बहुत ऑप्शंस है, लेकिन आपके पास क्या अलग अलग पोजीशंस में वो ऑप्शंस हैं, वो मेरे को गुजरात टाइटंस में थोड़ा लैग करता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये अपना लय 2 साल के बाद इसलिए भी खो गए क्योंकि इनके पास एक इंडियन स्टार्स भी थे, हार्दिक पांड्या छोड़ गए, अभी इस साल मोहम्मद शमी भी नहीं थे। एंड गुजरात प्राइमरीली वॉन दैट सीजन और फाइनल पहुंचे बिकॉज ऑफ द बॉलर्स। तो इस सीजन भी इन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स पे रिलाई करने की कोशिश करी है। गेरल्ड कॉटजिया बहुत अच्छे गुड ऑप्शन, वेरी गुड बाय, बहुत अच्छे फाइटर हैं। कहीं ना कहीं उनमें डेल स्टेन की झलक दिखती है। अभी उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन ही इज ऑन स्टार्ट करें, उनके अग्रेशन से दिखता है, उनकी बॉलिंग से। जैसे हमने साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल देखा था वर्ल्ड कप 2023 का, और ही इज ऑल्सो वेरी गुड बैट एट 8, बहुत लंबे लंबे हिट्स भी लगाते हैं। तो एक बहुत अच्छा एसेट बनते हैं वो गुजरात टाइटंस के लिए। जॉश बटलर तो आ ही चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डिसएग्री करूंगा कि जॉश बटलर को एट नंबर 3 खेलना चाहिए, क्योंकि साई सुदर्शन जो बैट्समैन है वो एक टिक के खेलने वाले, एंकर करके लंबी रन बनाने वाले बैट्समैन है। लेकिन T20 ऐसा गेम है जहां पर अगर आप पहले 6 ओवर में चल गए तो आप गेम अपनी तरफ कर सकते हो, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो जॉश द बॉश अगर आपके पास पावर प्ले में हिटर हैं तो आपको पावर प्ले में बड़े रन्स देते हैं, फिर साई सुदर्शन आते हैं और फिर वो इनिंग्स को एंकर सकते हैं। मान लीजिए कोलैप्स हो गया तो साई सुदर्शन वहां रह के गेम बना सकते हैं। लेकिन गिल और साई सुदर्शन आर समवट सिमिलर प्लेयर्स, दोनों को एक साथ डालना थोड़ा गलत हो जाएगा। ये तो ये बात है कि कोहली और कोहली दोनों एक साथ ओपन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिल सॉल्ट और कोहली जैसा ओपनिंग पार्टनरशिप इनके पास है तो वो यूज कर सकते हैं। हाँ, और भैया मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना इनके बैकअप ऑप्शंस बैट्समैन में मेरे को कहीं ना कहीं बुरे नहीं लग रहे, क्योंकि इनके पास अनुज रावत है और इनके पास महिपाल लोमरोर है। तो आपको अगर अपना वो ओवरसीज स्लॉट एक और जेराल्ड कुर्जिया को खिलाना है, उनकी पेस के साथ जाना है, तो आप रदरफोर्ड या फिलिप्स में से किसी को ना खिला के वहाँ अनुज रावत और लोमरोर को भी भर सकते हैं, और नीचे कुर्जिया और रबाड़ा दोनों साउथ अफ्रीकन एक्सप्रेस पेस के साथ जा सकते हैं। मैं इनके स्पिनिंग ऑप्शन से थोड़ा ज़्यादा
इम्प्रेस्ड हूँ राशिद खान और साई। स्पिन आते हैं, राशिद खान की बात करूंगा। पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ, शुभमन गिल को कैसे देखते हो आप इस सीजन में? शुभमन गिल एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, इंडिया के लिए खेल रहे हैं। थोड़ी फॉर्म टेस्ट मैचेस में गिरी, ड्रॉप हुई, अभी बॉर्डर गावस्कर में देखना पड़ेगा, वापस आएंगे दूसरे मैच में। बट कैप्टनसी अगर आप देखें तो 2024 में उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज लीडरशिप का उतना एक्सपीरियंस अभी शुभमन गिल के पास नहीं है। बट इस साल उनके पास जब टीम में रबाडा और बटलर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स आएंगे और राशिद खान की बैकिंग तो रहेगी ही, तो आई थिंक वो उनसे प्रेशर हटाएगा। एंड शुभमन गिल अपने वर्स्ट पे भी 500 रन 400 रन का सीजन तो देते ही हैं, तो शुभमन गिल को थोड़ा फ्रीली खेलना चाहिए, अपना टाइम ले। क्योंकि अब उनके साथ, जैसे राहुल ने कहा, मैं भी कहीं ना कहीं अब सोच रहा हूं कि बटलर ओपन ही करने चाहिए, क्योंकि जब उनके साथ बटलर ओपन करेंगे तो बटलर एक एंड से, क्योंकि उनका नेचुरल गेम है मार के खेलना, थोड़ा टाइम वो भी लेते हैं पर उनका अटैकिंग गेम है, तो गिल को अब अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा इनिंग्स पे रहने के लिए और सेट करने के लिए अपने आप। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गिल के ऊपर कैप्टेंसी के प्रेशर से ज्यादा एक अच्छे प्लेयर होने का प्रेशर। अब ही इज नाउ कंसिडर्ड द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, मतलब वो यही किंग के कंटेस्टेंट बने हुए हैं कोहली के। तो ये वो उनके साथ वही हो रहा है जो पृथ्वी शॉ के साथ हो रहा है, अर्ली सक्सेस अर्ली फेम। तो उनका इससे पहले वाला आईपीएल सीजन एक नंबर गया था, ऑलमोस्ट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ गए थे 900 कुछ रन के साथ। तो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी के प्रेशर से ज्यादा जो मीडिया प्रेशर है, जो लोगों का प्रेशर उन पर डल रखा है, वो उनको एज ए कैप्टन ही एज ए प्लेयर भी थोड़ा नीचे लगा चुके हैं। तो अगर शुभमन गिल इस चीज से इमर्ज करके आते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़े प्लेयर नॉट जस्ट फॉर गुजरात टाइटंस बट फॉर इंडिया भी बन के आ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम राशिद खान पर। तो कगिसो रबाडा और राशिद खान, दो बड़े नाम, एक स्पिनर एक पेसर, इन दोनों का क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या एक और लगता नाम है ऐड किए इसमें राशिद खान के साथ, एक और इनका स्पिन डुओ होगा, साई किशोर, टॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत अच्छे स्पिनर, एक्सपीरियंस स्पिनर, और अहमदाबाद जैसी विकेट और ग्राउंड में, बहुत बड़ी ग्राउंड में आपका ये स्पिन डुओ चलता है, जहां पर बैट्समैन ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, खेले क्या, बड़ी सी ग्राउंड है, स्पिनिंग ऑप्शंस अच्छे हैं, विकेट भी थोड़ी स्पिनर्स को हेल्प करती है। तो ये दोनों स्पिन डुओ मारने को जाता है और छक्का मारने को जाता है और बाउंड्री पे लपक लिया जाता है, ये होता है वहां पर। तो आपको क्या लगता है राशिद खान? हाँ, राशिद खान की अगर मैं बात करूं तो राशिद खान से अच्छा स्पिनर अभी दुनिया में है नहीं। राशिद खान से शायद बेटर टी20 प्लेयर ही मुश्किल से कोई। हाँ, राशिद खान अगर आपकी टीम में नंबर 7-8 पे बैटिंग भी कर रहे हैं तो उससे बड़ी चीज आपके लिए और डायनामाइट प्लेयर आपके लिए नहीं है। और राशिद खान के 4 ओवर खेलना मुश्किल है, वो पिटते भी हैं तो विकेट साथ में लेते ही हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उनका है, इतनी लीडरशिप उनकी है, इतने स्किल उनका है। तो राशिद खान का इस टीम में होना बहुत बड़ा प्लस है। और उसके साथ साथ एक प्लेयर की अभी तक हमने खास बात नहीं करी है, 2 प्लेयर इनफैक्ट, रबाडा और सिराज, दोनों हिट द डेक वाले बॉलर हैं और अहमदाबाद की विकेट दोनों को ही सूट करेगी। देखिए, सिराज इज अ फाइटर बट कहीं ना कहीं वो टी20 में उतने माने नहीं जाते हैं। पार्ट ऑफ द रीजन कि वो टी20 वर्ल्ड कप में भी उनको एक गेम नहीं खिलाया था। हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि वो एक फाइटर आदमी है और डेफिनेटली स्टार्ट तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ कगिसो रबाडा तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर रहने वाले राशिद खान के साथ। टॉल, उनके पास जो हाइट है और उनके बाउंस है जो उनके पास, वो बहुत ही ट्रबल में डाल सकता है एक बैट्समैन को। और ईशांत शर्मा भी कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं अपने स्लोअर। स्टेफन जोन्स इंग्लैंड कोच के साथ काम कर रहे हैं अभी, रिनाउंड बॉलिंग कोच, उनके साथ काम कर रहे हैं अपनी फिटनेस, अपनी बॉलिंग पे, और उन्होंने अपने कटर्स और स्लोअर वंस पे भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो वो एज अ टी20 बॉलर भी इमर्ज करके आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको भी पता है टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बन रही है, तो उन्होंने भी वही किया है, कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को अडेप्ट कर रखा है इस आजकल के टी20 के इरा के हिसाब से, और वो एक एज अ गुड बॉलर बन के आ रहे हैं टी20 के। अच्छा, बॉलिंग अटैक तो हमने देखा बहुत बढ़िया नजर आ रहा है गुजरात का। बैटिंग में क्या लग रहा है, बैटिंग कितनी चल पाएगी? और क्या नए बैटर्स में कुछ देख रहा हूं जिनके नाम सामने पड़ रहा है, क्या कुछ नए बैटर्स को यूज करेंगे और कुछ नए बैटर्स हीरो बन सकते हैं इस टीम के लिए? हाँ, बैटिंग में भैया थोड़ा वीक लिंक है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिडिल ऑर्डर में वीक लिंक है। राहुल तेवातिया से पहले जो इनके 4, 5, 6 हैं वो थोड़े अभी सॉर्टेड नहीं लग रहे, क्योंकि शाहरुख खान अच्छे प्लेयर है बट अभी पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को आप प्रमोट करते रहे हो, क्या वॉशिंगटन सुंदर एज प्योरली एज अ बैट्समैन परफॉर्म कर सकते हैं? और उसके बाद आप रदरफोर्ड या फिलिप्स में से जिसको भी खिलाए, मेरे को लगता है ये इनकी स्ट्रॉन्ग लिंक होगी मिडिल ऑर्डर में। और मैं तो रदरफोर्ड के साथ जाऊंगा क्योंकि ही इज अ
वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन, बट इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में है। टॉप 3 का कोई डाउट नहीं है, बटलर, सुदर्शन गिल ये अगर अच्छा करते हैं तो मेरे को लगता है तेवतिया, शाहरुख खान, रदरफोर्ड ये सारे संभाल लेंगे। और राशिद खान का 8 पे आना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि राशिद खान मेरे को लगता है अगर ये टॉप 3 अच्छा परफॉर्म करती है तो राशिद खान कहीं ना कहीं आपको प्रोमोट होकर 4-5 पे भी दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे वॉशिंगटन सुंदर को 4 नंबर पर रखा गया, हालांकि उन्होंने ओपनिंग में भी अच्छा कर रखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें से जो नंबर 4 से लेकर नंबर 6 तक आपके पास बैट्समैन है, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग एट नंबर 7, नंबर 8 की पोजीशन में। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि वो अच्छे प्लेयर्स है कि नहीं, अच्छे डेफिनेटली है, बट क्वेश्चन ये है क्या वो उस पोजीशन पे, उस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे, क्या वो नंबर 4 और 5 के बैट्समैन की तरह खेल पाएंगे। क्योंकि अच्छा प्लेयर होना अलग बात होती है और अपने पोजीशन के हिसाब से खेलना अच्छी अलग बात होती है। अब आप द्रविड़ को ये नहीं कह सकते कि नंबर 7 पे जाके मारना शुरू कर दो, अब आप ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक कोई लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जाते ही 1 डाउन बढ़िया खेलने लगे। वो सुनील नारायण अलग चीज है, लेकिन वो भी वो कहता है आज दिन है तो नहीं है, दिन है तो है, नहीं तो नहीं है। तो हमें ये लगता है, हम ये मान के चलते हैं, मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया गुजरात का, मगर बैटिंग को वो बैलेंस कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। जी, और मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा वीक लिंक इनका इंडियन बैट्समैन वाला ही है। मेरे को लगता है रदरफोर्ड और फिलिप्स में जो भी खेलेगा वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि दोनों T20 के मॉडर्न क्रिकेट वाले बैट्समैन है। बट वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, इन दोनों को थोड़ा देखना पड़ेगा। शुभमन गिल की फॉर्म अच्छी रहती है नहीं रहती। मेरे को राहुल तेवतिया पे ज्यादा डाउट है नहीं, क्योंकि वो गुजरात को मैंने पहले ही कहा जैसे कि इम्पॉसिबल सिचुएशन से मैच जिता चुके हैं। शाहरुख खान पे टीम ने बहुत ट्रस्ट दिखाया है, हालांकि कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली उन्होंने आज तक, लेकिन कुछ ट्रस्ट दिखाया हुआ है उन्होंने। पंजाब में पहले थे, लेकिन अभी पिछले 2 साल से गुजरात में ही हैं और रिटेन भी हुए हैं। ये भी नहीं कि बाय बैक किए या RTM हुआ है, सीधा सीधा रिटेन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बैकिंग भी मेरे ख्याल से शाहरुख खान के माइंड में हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं वो मानेंगे कि टीम उनको बैक कर रही है, उनको ट्रस्ट कर रही है। अच्छे हिटर हैं नो डाउट, सईद मुश्ताक अली का एक फाइनल भी जिताया था उन्होंने लास्ट ओवर में छक्के मार के। तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी मिलता है और एक वो बैकिंग भी मिलती है कि टीम उन पर भरोसा दिखा रही है, तो कहीं वो भी शायद फ्रीली होके खेल पाए। लेकिन इस टीम में सिर्फ मुझे लगता है कि 5 से 6 बड़े प्लेयर हैं जो आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन नामों पे नहीं जा सकते इस टीम पे। इस टीम का आपको तभी पता चल सकता है जब IPL होता है, गिव उस सिचुएशन में पता चलता है कि अगर वो फॉर्म में है और वो चल गए फिर ही डेफिनेटली टॉप 4 में। लेकिन बैलेंस के हिसाब से मैं अभी टॉप 4 में नहीं दिखता। यंगस्टर्स, हाँ जी, यंगस्टर्स उठाए हैं। कुमार कुशाग्र को उठाया है, कुलवंत खेजरोरिया को उठाया है। आप यहाँ पे देखें तो मोहम्मद अरशद खान एक अच्छे प्लेयर है, उनको उठाया है। महिपाल लोमरो और अनुज रावत के तौर पे इनके पास अच्छे बैट्समैन है जो बैकअप भी है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको नीचे एक और ओवरसीज पेसर खिलाना हो कुटजिया, तो आप इनको खिला सकते हैं। ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ये भी अच्छे बैकअप्स ही हैं। मोहम्मद अरशद खान भी एक अच्छे बाय हैं, बहुत सस्ती बाय है इनफैक्ट। वो इस बार हम कहां पर रख रहे हैं फिर अपने गुजरात टाइटंस को, किस स्पॉट पे लग रहा है को फिट बैठेंगे? भैया आज के डेट में तो मैं टॉप 4 में नहीं रख रहा, क्योंकि जैसे राहुल ने कहा कि अभी हमें देखना पड़ेगा वो फील्ड पे कैसा करते हैं। तो ये चीज आप तभी बता सकते हो जब IPL स्टार्ट होगी। बट अभी मेरे को लगता है गुजरात से अच्छी टीमें इस टूर्नामेंट में है। हमें आगे आगे भी पंजाब वगैरह की भी बात करनी है, हैदराबाद की भी बात करनी है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि गुजरात टॉप 4 इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि वो टीम अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे रोहन ने बोला कि उनसे बेटर टीम्स हैं। लेकिन मैंने यही बोला ना, 5-6 मैच विनर्स हैं। अगर वो फॉर्म में हुए उस अभी तक हमने जिन टीम्स की बात की, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें था KKR पे कि वो लास्ट 4 में पहुंचेगी। KKR और दिल्ली भी भैया, दिल्ली मुंबई ये भी है। तो अब बात ये है कि अगले 2 हमें जो लेने हैं, अभी हमारे पास चेन्नई पे तो डिस्कस करना बाकी है। कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट, कल पंजाब एंड हैदराबाद करते हैं। ठीक है, अच्छा अब अपने 3 फेवरेट्स कौन लग रहा है कि हॉट फेवरेट्स रह सकते हैं इस टीम से? GT से 3 फेवरेट, सबसे पहले तो जॉस द बॉस, जॉस बटलर का इस टीम में आना बहुत बड़ा, एक लीडरशिप में भी उनका एक्सपीरियंस और एज अ बैट्समैन तो हमें पता ही है। उसके बाद राशिद खान तो आप जानते ही हैं, T20 के सबसे बड़े प्लेयर है, राशिद खान से आप आगे सोच नहीं सकते। तीसरा यहां पे मैं जाऊंगा पर्सनली मोहम्मद सिराज के साथ, क्योंकि मोहम्मद सिराज इंडियन पेसर, बहुत अच्छे, वन ऑफ द मेन बॉलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, एंड वो अहमदाबाद की विकेट मोहम्मद सिराज को कहीं ना कहीं सूट भी करेगी। और RCB ने छोड़ा भी है, तो कहीं ना कहीं शायद मोहम्मद सिराज के दिमाग में एक T20 कम बैक ऑन द लाइन है, क्योंकि बहुत फायर वाले बॉलर है मोहम्मद सिराज। मेरे हिसाब से मैं 3 सिंपल नाम दे रहा हूँ, रीजन देने की जरूरत नहीं है। जॉश बटलर, कगिसो रबाडा एंड राशिद खान, तीनों ओवरसीज प्लेयर, तीनों इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं और आपको गेम जिता सकते हैं। अच्छा, मेरे को एक और प्लेयर याद आ रहा है जो मैं ये नहीं कह रहा कि शायद बहुत बढ़िया करे, लेकिन इम्पैक्टफुल प्लेयर है, जयंत यादव।
जयंत यादव, या हाँ, 2020 जयंत यादव 2020 के आईपीएल फाइनल में भी अचानक से इनको फाइनल खिलाया गया था, प्लेऑफ्स में नहीं खिलाया गया था, क्वालिफायर्स में इनको अचानक से फाइनल में लेके आया गया था और इन्होंने परफॉर्म किया और मुंबई को टाइटल जिताया। हाँ। बिल्कुल, और ये भी एक अच्छे प्लेयर है, डिसेंट प्लेयर है और आपको ऑन गिवन डे मैच भी जिता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जैसे आपको बोला कि जॉश बटलर, कगिसो रबाडा एंड राशिद खान मेरे टॉप 3 फेवरेट्स हैं इस। और मुझे लग रहा है कि राशिद खान, जॉस द बॉस, जॉस बटलर, और तीसरा मुझे लग रहा है कि साई सुदर्शन परफॉर्म करेंगे। अब कितना करेंगे पर मैं उनको ले रहा हूँ तीसरे नंबर पे। साई सुदर्शन भी एक अच्छे बैट्समैन हैं, मैंने जैसे बोला कि वो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे सकते हैं, बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा मैचेस आपको, मैं ये 3 प्लेयर बोला मुझे लगता है वो जिता सकते हैं। लेकिन एक साई सुदर्शन एक ऐसे प्लेयर है जो कहते हैं ना, आपका अगर वो सारे आपके ब्रिक्स है तो एक सीमेंट की तरह जोड़ के रखते हैं साई सुदर्शन। एंड भैया मैं यहाँ पे राहुल तेवतिया को बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूं। मैं उनका नाम भूल गया एक्चुअली, बट इस पूरी 11 में जितने भी बड़े ओवरसीज नाम ले, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी राहुल तेवतिया पे आएगी, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं मिडिल ऑर्डर वीक है और उसमें अगर कोई एक तगड़ा प्लेयर है तो वो राहुल तेवतिया है, क्योंकि नाम शायद उतना बड़ा ना हो, इंडिया के लिए भी नहीं खेले, पर आप देखो गुजरात के लिए कहां से मैचेस जिताए उन्होंने, और बॉलिंग भी करा सकते हैं अगर वो चाहे तो। तेवतिया का नाम आईपीएल में तो बड़ा है, ये तो पिछले कुछ साल की परफॉर्मेंस से बता दिया। हाँ, तेवतिया वो इतनी प्रेशर सिचुएशंस में इतनी कामली रहते हैं और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में जो हिटिंग करके दे सकता है। मेरे को लगता है अभी पूरे मिडिल ऑर्डर में अगर मैं थोड़ा बहुत भी गुजरात में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो मेरे को आज के डेट में राहुल तेवतिया की वजह से ही दिख रहा है। मैं राहुल तेवतिया को फॉलो करते आ रहा हूँ और वो गुड़गांव क्रिकेट में खेलते हैं, और गुड़गांव में बहुत खराब विकेटें मिलती हैं जहाँ पर उनको खेलना पड़ता है, वहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अब उनको आप दे रहे हैं इतनी अच्छी पाटा विकेटें जहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली हो रही है, तो अब बंदा आप ही सोचिए, एज अ बंदा जो यूज्ड टू है खराब विकेटों में खेलने के लिए और थोड़े बहुत वहाँ रन बनाने के लिए, उसको आप फ्लैट ट्रैक दे दो, वो तो धमाल ही मचाएगा ना वहाँ। तो ठीक है, मुझे लगता है कि लखनऊ और गुजरात के बारे में भी हमारे व्यूअर्स जान गए हमारे क्रिकेट बाजों से कि आखिर इस बार क्या होने वाला है। मगर हम दोनों टीम्स को एक चीज बोलेंगे कि इनका अगर बैलेंस नहीं बिगड़ा तो ये टीमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगी, और अगर बैलेंस नहीं बना तो ये टीम्स फिर आखिरी 4 में नंबर बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी कुछ बड़ी टीम्स को डिस्कस करना बाकी है। तो इस हफ्ते का ये लास्ट एपिसोड, अगले फ्राइडे दोबारा आपके सामने 2 और टीम्स के साथ। तो राहुल और रोहन, अगली बार कौन सी टीम को डिस्कस करना है नेक्स्ट? अगली बार भैया पंजाब और हैदराबाद के साथ जाते हैं, तो पंजाब और हैदराबाद को डिस्कस करेंगे अगले फ्राइडे हमारे अगले एपिसोड में, पंजाब और हैदराबाद। तब तक के लिए आप भी टीम्स को एक बार पढ़ लीजिए और ये बताइए हमें कि आपको क्या लगता है, आपके हॉट फेवरेट्स कौन हैं। और हमारे दोनों क्रिकेटबाज राहुल और रोहन ने तो अपनी टीम्स बना रखी हैं और आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे किसका पलड़ा कितना भारी, और बात करेंगे हम हैदराबाद और पंजाब की। तो तब तक के लिए लगातार देखते रहिए स्पोर्ट्स रूम और न्यूज रूम के भी खास कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।